24 का रण हर दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। मोदी ने वीरों की धरती मेरठ से हुंकार भरी तो इधर दिल्ली के रामलीला मैदान से विरोधियों ने अपनी ताकत दिखाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। रामलीला मैदान में आज विपक्ष का मंच सजा था। निशाने पर मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां थी। सोनिया, राहुल से लेकर खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अपने ही अंदाज में मोदी को ललकारा। विपक्षी नेताओं ने ईडी, सीबीआई और की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि ये जितनी भी एजेंसियां ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करती हैं और इसलिए ये रैली लोकतंत्र बचाओ रैली है और जिसके जरिए मोदी के खिलाफ विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। वह दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2019 की तरह इस बार भी मेरठ से चुनावी अभियान का आगाज किया। मेरठ मोदी के लिए काफी शुभ रहा है। हैट्रिक पक्की करने के लिए मोदी ने फिर से मेरठ को ही चुना और इस बार खास बात यह है कि राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और इतना ही नहीं, मोदी के मंच पर जयंत चौधरी भी थे, जिनके दादा और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को कल ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 का सियासी गदर किस करवट बढ़ेगा, इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। क्या वाकई विपक्ष पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है? इस पे कई सवाल हैं और पहला सवाल, क्या 24 में विपक्ष पर अकेले भारी पड़ेंगे पीएम मोदी? दूसरा सवाल, महारैली से क्या विपक्ष की कार्रवाई रुक जाएगी? क्या विरोधियों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार हटाओ बनाम भ्रष्टाचारियों को बचाओ की है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हैट्रिक वाली हुंकार। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। फिक्स है 400 पार। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 24 कौन 20। सियासी महासंग्राम की ये दो तस्वीरें 24 के भीषण रण की तस्दीक करती हैं। 2014 और 2019 की ही तरह मोदी ने मेरठ से चुनावी अभियान का आगाज किया है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोधी एक मंच पर आए और सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ हुंकार भरी। रामलीला मैदान से विरोधियों ने मोदी को ललकारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक मंच पर था। निशाने पर थी मोदी सरकार। राहुल ने कहा कि मोदी मैच फिक्सिंग करते हैं, मैच से पहले खिलाड़ियों को गिरफ्तार करवाते हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे,
लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। विरोधी मोदी को ललकार रहे थे तो इधर मोदी अपने मिशन 400 पार के लिए हुंकार भर रहे थे और एक बार फिर इसके लिए उन्होंने मेरठ को चुना। क्रांतिकारियों की इस तरह से बीजेपी ने राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। मोदी योगी के मंच पर जयंत चौधरी से लेकर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी थी। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है, ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए, और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर एक बार मोदी सरकार, और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। 24 का रण भीषण होता जा रहा है। मोदी विरोधियों पर चुन चुन कर हमले बोलते हैं तो विपक्ष भी अब एक मंच पर आकर हुंकार भर रहा है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से विरोधी आग बबूला है। ऐसे में मोदी का मिशन क्या हिचकोले खाएगा? क्या विपक्ष अब मजबूती से मोदी का मुकाबला करेगा? और सबसे अहम सवाल, आखिर जांच एजेंसियां सिर्फ विरोधियों का ही पता क्यों ढूंढती हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। जी, आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आज तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ हुंकार भरी लोकतंत्र बचाओ रैली का आज आगाज किया, और जहां पे तमाम दिग्गज एक मंच पर एक साथ आए। वहीं मेरठ में, क्रांति धरा मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी शंखनाद किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना और उनका मंत्र है भ्रष्टाचारियों को बचाना। तो एक तरफ ये लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम लोकतंत्र बनाओ की लड़ाई हो गया है, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ प्रभात कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं अभिनंता माथुर जी, आपकी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अभिनंता जी, आप ही के पास आएंगे। आज अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आप लोगों ने जो हुंकार भरी, क्या लगता है यहां दल मिले सबका दिल भी मिला, और 24 में जो आप लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिलेगी? नमस्कार जी। ये जो बैटल है 2024 का, ये है देश के लोग वर्सेस मोस्ट करप्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, दिल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो भी लोग इस देश के बारे में भला चाहते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इसके देश के बारे में एक विजन रखते हैं, वो आज सब ताकतें एक दूसरे से मिल रही हैं, आम इंसान एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत अर्जेंट ये बात है कि मोदी जी का ये जो तानाशाही रूल है ये हटाना है, और लोगों को
महसूस तो बहुत टाइम से ही हो रहा है, क्योंकि नौकरियां तो नहीं है, पेपर तो लीक होते जा रहे हैं, क्राइम रेट्स तो नहीं कम आ रहे हैं, विमेन के साथ तो बुरा हाल हुआ है, व्यापारी भी परेशान है, मतलब प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। लेकिन जब एक आदमी हिम्मत करता है, दूसरा आदमी हिम्मत करता है, तीसरा आदमी हिम्मत करता है, तो एक वो जो वॉइस है वो मजबूत होती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने अब अरविंद केजरीवाल जी को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से एक बोगस केस में अरेस्ट करा है, ये इनका नर्वसनेस दिखाती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के अकाउंट्स चुनाव के 1 महीने पहले फ्रीज किए गए हैं, उनपे इतना बड़ा वो थोपा है, फाइन थोपा है। ये जो विश्व गुरु करते हैं, ये विश्व गुरु इंडिया की चॉप करा रहे हैं पूरी दुनिया में, और थू थू हो रही है। तो अब जो है, क्योंकि एक आदमी हिम्मत करता है, दूसरा आदमी हिम्मत करता है, सफर तो इनको सभी कर रहे हैं, तो फिर ये है एक हिम्मत बढ़ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज की हमारी रैली में कुछ बीजेपी के समर्थक आए थे, जिन्होंने खुद कहा है कि असल में बात यह है कि हम अपने यहाँ मुंह खोल के तो कोई बोल नहीं सकता है, दिल्ली से तो बीजेपी बिल्कुल आउट कर दी है, पता नहीं किस किस को क्या क्या बना दिया है। सच बात यह है कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो कभी बीजेपी करना चाहती थी या कभी संघ परिवार करना चाहता था, जो अच्छा सेवा का काम है, वो काम जो है वो आज लेकिन अभिनंदा जी, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से कहा कि वहां रामलीला मैदान में जितने जुटे हैं वो परिवारवादी हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जुटे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले इन लोगों को कहते थे कि सजा दिलाऊंगा, अब उन्हीं के साथ वो हो गए हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑपोजिशन से एक चेक्स और बैलेंसेस होता है, ये प्रावधान है और वो जरूरी है। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि आप मेरे को क्रिटिसाइज भी करें या मेरे से सवाल पूछें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि सुबह से ये बीजेपी वालों ने टेंटे लगाई हुई है कि परिवारवाद। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आजकल तुली हुई है परिवारों को तोड़ने पे। भाई से भाई का वो करवा देंगे, लड़ाई करवा देंगे, पार्टी को टूटवा देंगे, सरकार रातों रात गिरा देंगे, मतलब ना खुद किसी के हुए ना दूसरों को साथ चलने देंगे, धमका के डरा के। ठीक है, इनका तो काम ही है। ठीक है अभिनंदन जी, आपने अपनी बात रखी। प्रभात कुमार जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, आज एक मंच पे आप सभी लोग जुटे, लेकिन वो तस्वीर भी हमने देखी जब अरविंद केजरीवाल का पूरा कटआउट लगा हुआ था, उस वक्त तक कांग्रेस के तमाम नेता वहां नहीं पहुंचे। जब वो कटआउट हटाया गया, इसके बाद तमाम नेता वहां पे पहुंचते हैं। यानी यहां पे आप लोग एक मंच पे आए, आप लोग दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिला। अंजनी भाई, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। पहले मैं मेरठ चलूंगा, फिर आपकी बात पे आऊंगा। क्रांतिकारियों की भूमि है मेरठ जी, नो डाउट, लेकिन वहां खड़े होकर के जो बोला जा रहा था, तो मुझे अदम गोंडवी जी की एक पंक्ति याद आती है, जब वो कहते थे कि आंख पर पट्टी रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तो प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल देश ये समझ चुका है, देख रहा है देश, कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उस कार्रवाई का उद्देश्य जो होता है अंजनी भाई, वो यह होता है कि आज कहेंगे 70,000 करोड़, नेशनल करप्ट पार्टी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, सुबह सुबह गलबहियां कर लेंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे। समझिएगा इस चीज को। नारायण राणे, छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो जाती है। उधर एक असम में है हिमंता जी, क्या बोला था गृह मंत्री जी ने, आज कहां है, क्या बना के रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम दरअसल इनको बदल करके भ्रष्टाचारी अड्डा पार्टी कर देना चाहिए, चूंकि कर यही रहे हैं ये। अब आते हैं, आपने कहा अरविंद केजरीवाल के कटआउट लगा हुआ था और वो नहीं पहुंचे। आपको मैं बताऊं अंजनी भाई, मैं था वहां, जितने लोग आपने रामलीला मैदान में देखे जी, उससे 3 गुना ज्यादा लोग उसके आसपास थे, जिसको दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरन रोका गया था। और यह आरोप नहीं है, यह सत्यता है जो मैं प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं। और अगर आपके भी चैनल के लोग गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। कवरेज ना करना एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आज आपकी तो खूब कवरेज हुई, सबने खूब दिखाया आपको, आज खुश हो जाइए। सामने से आज तो खूब कवरेज हुई आप लोगों की भी। ना, अरे बिल्कुल, मैं अंजनी भाई मैं हमेशा खुश हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंक में विश्वास रखता हूं, लेकिन एक सत्य है इस देश के अंदर अंजनी भाई जी, इस क्रिटिसिज्म को आप किसी ढंग से गाली नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है और हमारे देश की तो समृद्ध परंपरा रही है जी। एक हमारे देश में महर्षि हुआ करते थे, महर्षि चारवाक, वो कहते थे बिल्कुल व्यावहारिकता से उलट कि जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत। व्यावहारिकता से उलट बातें थी, लेकिन फिर भी हमने उनको महर्षि कहा। ये हमारी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को परंपराओं से कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री जी को देश के परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। इनको अगर किसी से लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों से और अपने मित्रों से। और अंतिम एक बात कह के फिर आप आगे बढ़ना, 5 सेकंड और दे दो। प्रधानमंत्री जी की एक बात पे बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, जब वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी बोलना पड़ेगा। एरिस्टोटल ने कहा था व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में, और अगर परिवार समृद्ध नहीं होगा तो फिर राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता, उसकी परिकल्पना ही नहीं की जा सकती प्रधानमंत्री जी। तो इसीलिए तमाम जो विपक्षी नेता है सिर्फ अपने ही परिवार की पार्टी को, अपने परिवार को समृद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी, एक परिवार की पार्टी, इन्हीं को समृद्ध किया जा रहा है, देश समृद्ध हो जाएगा। मेरठ अंजनी भाई, हाँ अंजनी भाई जिस मंच की बात हो रही है, मेरठ में ओम प्रकाश राजभर जी बैठे थे उसी मंच पे, जयंत चौधरी जी बैठे थे उसी मंच पे, उसी मंच पर बैठे थे संजय निषाद जी। जरा सा पूछ के बताइए प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी परिवार का मतलब क्या होता है। पॉइंट है, जैसा कि पापा जी भी तो परिवार से ही आते हैं ना। पॉइंट है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। और भुवन जी आपके पास आते हैं, जरा पूछिए जो जी आ रहे, अभी बीजेपी प्रवक्ता आते हैं तो पूछेंगे। भुवन जी आपके पास आते हैं। आज अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे और उनका वो काफी जोश में थे और कह रहे थे भाई मैं दिल्ली आया, हम लोग दिल्ली आए तो दिल्ली वाले बाहर चले गए, ये संकेत है। कैसा संकेत दे रहे थे वो? देखिए आज 2 रैलियां हुई हैं, दिल्ली में भी रैली हुई है और मेरठ में भी रैली है। हाँ। चूंकि आज भ्रष्टाचार की बात हुई है तो मैं आज पहले मेरठ से शुरू करना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि हम देख पाते हैं कि जो डरा हुआ तानाशाह है वो मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। और भ्रष्टाचार की बात कौन कह रहा है? भ्रष्टाचार की वो बात वो लोग कह रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेता है। लोकतंत्र की हत्या ये लोग कराते हैं चंडीगढ़ में ऑन कैमरा। और मैं तो कहता हूं माननीय मोदी जी बंगारू लक्ष्मण की परंपरा को तो ही आगे बढ़ा रहे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने एक नई भ्रष्टाचार की नई परिपाटी ये देश में लेके आए। और वो देश में क्या लेके आए? वो देश में लेके आए पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डंडा करवाइए, डंडे के बाद चंदा करवाइए, चंदा के बाद उनको धंधा दीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं आज स्वर्ग से, क्योंकि मेरठ की जो धरती है वो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि जन्मभूमि है। आज क्या वहां पर संदेश गया होगा? उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो याद आ रहा होगा कि अजीत सिंह जो वहां पर बार बार उनसे भारतीय जनता पार्टी से कहते रहे कि ये बंगला मत खाली करवाइए, इसमें चरण सिंह जी की यादें हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने उनका सामान बाहर फेंकने का काम करा। मुझे याद आता है बुलंदशहर में यही योगी सरकार है जो कि लठ बरसाती है जैन चौधरी पर। क्या देश ने नहीं देखा? तो वो तो कह रहे हैं कि आज यही बीजेपी, यही मोदी जी हैं जिनके वजह से भारत रत्न मिला उनको। चैनल में नहीं कहना चाहता। आज जैन चौधरी कह रहे हैं कि यही मोदी जी है जिनकी वजह से भारत रत्न मिला, नहीं तो कांग्रेस और सपा की वजह से तो मिलता भी नहीं। भारतीय मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर समाजवादियों ने सबसे ज्यादा सम्मान करने का काम करा तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी करने का काम करा। क्या भूल गए? समाजवादियों ने ही उनकी मूर्ति विधानसभा उत्तर प्रदेश में लगाने का काम करा। यह देश भूल सकता है इस बात को? और मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आज जो सांसद रहे जैन चौधरी, ये किसकी कृपा से बने? माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 विधायकों में आपको सांसद बना के दे दिया।
और आप 0 के स्कोर पे हमारे पास आए थे, और जब 8 विधायक आपके हो जाते हैं तो आप पाला बदल देते हैं। देश देख रहा है और किसान आज इनका इंतजार कर रहे हैं। वो किसान पूछ रहे हैं, आदरणीय जयंत जी, हमारा क्या कसूर था जब हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, आप उस भाजपा के साथ चले गए। वो 750 किसान जिनकी हत्या हो गई किसान आंदोलन में, वो जयंत चौधरी से हिसाब पूछने का काम कर रहे हैं। और वो मैं पूछना जोशी जी, चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि तमाम उसमें ये क्या जो भ्रष्टाचारी हुआ, हैं, वो पूछने का ये काम कर भ्रष्टाचारी, आप जो विपक्षी दल आज यहाँ बैठे थे रामलीला मैदान में, उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है, केजरीवाल के ऊपर आरोप है, हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप थे, 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक मंच पे आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप आप ही ने तो लगाया था, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं आप हेमंत बिस्वा को आरोप लगाने वाले आप ही तो थे, उनको मुख्यमंत्री का पद गिफ्ट दे देते हैं। अशोक चौहान पे आदर्श घोटाले का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, और पहले दिन उनकी सदस्यता होती है, अगले दिन उनको राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। जगन भुजबल, नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी, हसन सिर्फ बहुत लंबी फेरियत है। ये सारे भ्रष्टाचारी तो आज भारतीय जनता पार्टी की नमामि गंगे योजना के तहत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। भुवन जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेंगे आप सभी लोगों का। हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़ गए। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले आम आदमी पार्टी के अभिनेता माथुर और प्रभात कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अभी प्रोफेसर भुवन जी बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और उन्होंने तमाम लोगों के नाम गिनवाए कि ये लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो क्या जब आप इनको आरोपी बनाते थे, इनको पार्टी में शामिल क्यों करवा लिया? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसी आपकी? आपके सारे प्रवक्ताओं का जवाब देना चाहता हूं जी कि आप देखिए कौन सी किसके खिलाफ जांच बंद होगी। हमारे अमित शाह जी ने, जो माननीय गृह मंत्री हैं, हाँ, उन्होंने पूरे देश के सामने बोला है कि हमने किसी के खिलाफ कोई जांच बंद नहीं की। दूसरा, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, ये कहते हैं अजीत सिंह जी की कि इनके पास एक भी वो नहीं था, एसपी जो वाले बोलते हैं। आप मुझे बताइए अजीत सिंह जी ने क्या बोला था एसपी के बारे में, कि जिस गाड़ी के ऊपर झंडी लगी हो तो समझ लेना उसमें एसपी के गुंडे बैठे हुए हैं। और ये तो हमारे नेचुरल अलाई हैं। जैन जी, अजीत सिंह जी के साथ हमारा 2 बार पहले भी गठबंधन हुआ था। तो ये ऐसी बेकार की बातें ना करें। दूसरा, आप देखें आज इनकी इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसमें सजा आप था जो अपने लालू यादव जी हैं, उनके बेटे बैठे थे। उनके खिलाफ कब केस हुआ था? 97 में केस हुआ था। आप मुझे बताइए, ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पहले ही मुकदमे दर्ज हैं, और भ्रष्टाचार के इनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, और इनको सजा हो चुकी है, कईयों को सजा होने वाली है। आप इनको, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2019 में मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा था, मैं भ्रष्टाचारियों को दरवाजे तक ले आया हूं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इनको अंदर कर दूंगा। अंदर करने का काम शुरू हो गया। अच्छा। तो इनको मिर्ची लगने लगी। आप मुझे बताइए, सुनीता केजरीवाल जी, ये कौन है? केजरीवाल जी की वाइफ, वो भ्रष्टाचार में अंदर है। आप देखिए सोरेन जी की वाइफ, वो भी उनकी वाइफ भी यहाँ बैठी है। हाँ। तो सारे परिवारवाद अपने परिवार को बचाने में लगे, अपने भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए हैं। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने क्या बात की? इन्होंने बात की कि हमें पकड़ क्यों लिया, हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई क्यों कर दी? क्यों? क्योंकि ये कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को। और जो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या अपना एक रोड मैप रखा कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 में। हमने क्या काम किया, अपना ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखा। अब ये जनता को तय करना है किसको। लेकिन विजय जी, सवाल ये उठता है कि आज तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। मैं आ रहा हूं, मैं भुवन जी, मैं खुद सवाल पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरा सवाल हो जा, फिर आप ही का सवाल है। तो विजय जी, मेरा सवाल यही था कि विपक्ष के लोग आजकल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी क्यों करती है? आज तक 10 साल में किसी बीजेपी या एनडीए के यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हुई? ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई। अगर दोनों जगह होता तब लगता कि भाई ईमानदारी से काम हो रहा है। इसका जवाब जनता को आप कैसे देंगे? आप मुझे बताइए, उड़ीसा में इनके एमपी थे, उनके घर से कितने करोड़ रुपए मिले? अरे भ्रष्टाचार का पैसा जहां होगा ईडी वहीं छापा मारेगी। तो मतलब बीजेपी एनडीए में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? बीजेपी एनडीए में जितने नेता हैं सब पाक साफ हैं। पहले मैं अपनी बात का जवाब दूं प्लीज।
हाँ। तो अब आप मुझे बताइए उड़ीसा में कितने 100 करोड़ रुपए मिले एमपी के पास, ये कहते हैं हमारा लेना देना नहीं। उसके बाद आप बात कीजिए वेस्ट बंगाल की, इनके मंत्री के पास कितने करोड़ रुपए मिले, आप मुझे बताइए, उसका जवाब मुझे दीजिए। तो इनके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, अब केजरीवाल जी हैं, आप देखिए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और ये अपने खुद केजरीवाल जी सारे अंदर विजय जी आपने ठीक है, आपने कहा कि ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल था कि क्या इन 10 सालों में कोई एनडीए बीजेपी के नेता ईडी के रडार पे क्यों नहीं चढ़ा? आप मुझे बताइए, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे राफेल में, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, क्या हुआ? आरोप इन्होंने लगाए, जांच भी हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच हुई। हाँ। मिला क्या इनको, आप मुझे बताइए। ठीक है, राफेल, ठीक है, राफेल के दौरान अब देखिए आपने जवाब दिया, जोशी जी, प्रभात जी जवाब दें। चलिए पहले जोशी जी आप आइए, इसके बाद प्रभात भाई आप आइएगा। पहले जोशी जी जल्दी जल्दी जल्दी, अभी चूंकि हमें संदीप भाई के पास जाना है, संदीप भाई के पास जाना, संदीप भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जोशी जी जल्दी बोलिए। देखिए मैंने जो सारे भ्रष्टाचारी थे पूरे देश के, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनको इन्होंने अपने साथ लेकर और क्या क्या पद दिए मैंने आपको बताने का काम करा। और सच्चाई क्या है पूरे देश को पता होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि 2014 से 2024 तक जो इनके वादे थे, अमित शाह जी ने कहा वो जुमले हो गए और जुमले अब नई गारंटी बनकर आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, उसका क्या हुआ? कि इन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? महिलाओं को कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आप अपनी बात कही। संदीप जी हमारे साथ बहुत देर से हैं, अब चलते हैं संदीप जी की बात। ठीक है, एक मेहमान हमारे साथ पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी आपके पास आते हैं, आपने सभी आ रहे हैं। प्रभात भाई, संदीप जी विशेषज्ञ है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी उनके पास एक बार भी नहीं गए। संदीप जी आपने सभी पार्टियों को सुना, सबके अपने अपने तर्क है, सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि लड़ाई भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद के खिलाफ है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही के खिलाफ है और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं और एकजुट हुए हैं। देखिए अंजनी जी, कैसा आपका जो शो है ये सबका हिसाब होगा। हाँ, इस चीज का हिंदुस्तान की जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी और ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि अगर मैं सरकार में आ गया तो लालू परिवार जेल में होगा, गांधी परिवार जेल में होगा, शरद पवार का परिवार जेल में, मतलब किसी को जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, कन्याकुमारी तक नहीं बख्शा था। और ये चीज कह करके वो सत्ता में आए थे। आज जब एक्शन हो रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन के परिवार की प्रॉपर्टी आप देखेंगे और मेरे साथी बैठे हैं, उनके ऊपर प्रूफ है कि भाई उन्होंने घोटाला किया, उसमें वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल का नंबर बहुत बाद में आया, अरविंद केजरीवाल से पहले कई लोग जेल में हैं। और जब ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे तो लालू परिवार को ये दिन भर गालियां देते थे। आज लालू परिवार इनके साथ खड़ा हुआ है। जब ये चौटाला परिवार को कांग्रेस के लोग कहते थे कि जहां घोटाला वहां चौटाला, आज ये लोग साथ में खड़े हैं। तो आप ये देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो हुंकार भरी थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं था। इन सब के खिलाफ ये बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये गले तक डूबे हुए हैं, ये किसी दिन देश को बेच करके निकल जाएंगे। और अगर आज उनका नंबर आया है जेल जाने का, अगर वो निर्दोष होंगे तो वो कोर्ट का रास्ता है, अपने आप को साबित करके आ सकते हैं। और हिंदुस्तान की जनता जब भी कोई निर्दोष जेल में गया उसको सर आंखों पे बिठाया है। लेकिन नहीं, इनको डरे, ये कोर्ट का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, ये जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन की पत्नी उनकी जो है पैरवी करने के लिए दिल्ली आई। अरविंद केजरीवाल की वाइफ को आपने देखा, सबको 2-2 मिनट मिले, उन्होंने 20 मिनट तक बोला, जबकि उन्हीं के साथी अलायंस के लोग जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे भाई पर्चा रखवाओ, क्योंकि ये तो पूरा मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का बन गया। संदीप जी, यहाँ से इस मंच से एक बात और आई कि जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं भ्रष्टाचार खिलाफ, ये एक तरफा हो रही है, सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही हो रही है। एनडीए और बीजेपी के नेताओं के ऊपर अभी तक आपने देखा कोई 10 साल में कार्रवाई? बहुत अच्छी अंजनी भाई बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात विपक्ष लगातार उठा रहा है। और विपक्ष ये बात भी उठा रहा है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था। लेकिन मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं कि जब जनता दल की सरकार थी, यूपी के अंदर पहली बार मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो उसमें एक गेम खेला गया कि भाई शक्ति परीक्षण करना है लखनऊ के अंदर। मुलायम सिंह और इनके गुंडे जानते थे कि अजीत सिंह यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते। एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लखनऊ दूर हो जाता है,
दूसरे अजीत सिंह के पास गुंडों की फौज नहीं थी। उस वक्त अजीत सिंह के साथ वहां पर झगड़ा हुआ, उनको मारा पीटा गया, स्टेज तक से उतार दिया गया और पहली बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला, एक दबंग मुख्यमंत्री कहिए, गुंडों के दम पर गुंडा राज लाने वाला मुलायम सिंह मिला। इस तरीके से वो चीज हुई थी। आज ये कहते हैं कि जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज की बात मैं आपको बताऊं अंजलि भाई, अगर आपको राजनीति करनी है तो शासन से हमेशा लड़ना पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी एनडीए के किसी नेता पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने 10 साल में देखा कि ईडी की छापेमारी किसी बीजेपी या एनडीए नेता पर हुई, या जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है? अंजलि भाई, मैं आपको ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई की बात बता देता हूँ, या शासन प्रशासन की कार्रवाई की बात बता देता हूँ। आपको बताऊं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सत्यपाल मलिक, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि वहां पर एक प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। जब चिन्मयानंद के ऊपर आरोप लगा, चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हुई। कुलदीप सेंगर जो सपा से आए थे, बीजेपी ने उनको सुधरने का मौका दिया था, जब उनके ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ठीक है, वो कार्रवाई जनता को याद है कि सेंगर के ऊपर कार्रवाई कैसे हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब अभिनंता जी जवाब दीजिए, अभिनंता जी जवाब दीजिए, बीजेपी का और संदीप जी का भी जवाब देने का टाइम नहीं दे रहे जी। प्रभात जी, इसके बाद आपके पास आता है। आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं प्लीज। अरे देखिए, अब प्रभात भाई, अभी संदीप जी पहली बार डिबेट में आए थे, आप एक एक करके आपके पास आएंगे जी। अब अभिनंता जी बोलिए, इसके बाद प्रभात जी बोलेंगे जी। जी, मैं क्विकली अपनी बात खत्म करती हूँ कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और बीजेपी के ये जो अंधे भक्त हैं, ये मतलब ऐसा लगता है कबूतर वाला हिसाब है कि कहीं इधर उधर देख नहीं पा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बाकी लोगों को सच्चाई दिख रही है। 35,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है कर्नाटका में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जिन्होंने 70 करोड़ का इरिगेशन स्कैम का एक्यूजेशंस है महाराष्ट्र में, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई है। बंगाल के शारदा चिट फंड वाले 2500 करोड़ के स्कैम वाले आज बीजेपी में हैं। और दिल्ली के ये जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम की बात करते हैं, तो अब जो एमपी का टिकट एनडीए से दिया गया है आंध्र प्रदेश में, वो एक ऐसे जने को दिया गया है जो को अक्यूज थे और जिन्होंने 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी की आज मुसीबत ये है कि इन्हें ये नहीं लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसकी वजह से आज हमें समझ आया है कि ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला है ये किस प्रकार से काम किया। और ये मोडस ऑपरेंडी है, ये सिर्फ लिकर पॉलिसी वाले स्कैम की बात नहीं है जो बीजेपी ने बनाया हुआ है, ये और भी है। मतलब झारखंड में भी वो कोल स्कैम अक्यूज की वाइफ को इन्होंने दे दिया है टिकट। आंध्र प्रदेश में 114 करोड़ जो फाइबर नेट स्कैम वाला था उनको टिकट दे के बैठे हैं। अब तो ये इसी तरह से भाई देखिए, आप लोग जब सियासत में आए थे, आप लोगों ने एक उम्मीद जताई थी। आप इसी रामलीला मैदान से इन्हीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार खिलाफ आपने लंबा आंदोलन किया, और तमाम संजय सिंह का मुझे वो बयान याद आता है जब उन्होंने एक सरे में कम से कम 10 पार्टियों के नाम बताया कि ये परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारियां हैं, और हम सत्ता में आएंगे तो इनको जेल में भेजेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जिनको कहते थे जेल में भेजेंगे, सबको एक साथ एक मंच पे आप लेके आए हैं? आपके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल है, क्योंकि आप कहते थे अरविंद केजरीवाल के अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगे तो मुझे जेल में डाल दो, कोई मेरा सगा नहीं है। जब जब आपके किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगा, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, उसको डिफेंड करने सबसे पहले केजरीवाल आए। तो कैसे आप अपनी जो आपने वादे किए थे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो है कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जो मोदी सरकार के, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, क्योंकि ये एक अजीब सी तानाशाही है। सारे इंस्टीट्यूशंस का बैंड इन्होंने बजा दिया है। प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हम एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर विचारधारा से बढ़कर सबसे पहले हम एक परिवार हैं एज इंडियंस, एज भारतीय, ठीक है। तो अगर उसमें, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म, चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये तो मैम अवसरवादिता हो गई ना। आप इसी के खिलाफ आई थी, आप भी वही अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। जब आपको लगता था कि इनके खिलाफ लड़ना, आप लड़ गई। अब आपको लग रहा है फंस गए, इनको साथ मिला लिए। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि बात ये है कि आज बीजेपी से सवाल उठाना का मतलब है कि वो आपको जेल में डाल देंगे। ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांस। मैंने अभी आपको फहरिस्त गिनवाई है कि कौन कौन से बड़े बड़े करप्ट जो हैं वो बीजेपी में गए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ईडी केवल और केवल विपक्ष के पास जाती है। वो विपक्ष, ये सवाल मैं लगातार पूछ भी रहा हूं बीजेपी से, लेकिन सवाल आपसे भी, आप सबसे ईमानदार पार्टी हैं, तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि आपको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है।
अरे भाई साहब, क्योंकि पीएमएलए का जो लॉ है, जो बीजेपी ने ही अमेंड किया है हाल फिलहाल 2 साल पहले, तो इसीलिए अब उसमें वो नहीं मिल सकती। ये बीजेपी का पूरा प्लान रहा था। ठीक है, प्रभात जी आइए, प्रभात जी डिबेट में आइए, प्रभात जी आइए, प्रभात जी बोलिए, इसके बाद मैं विजय जी के पास चलूंगा। विजय जी आप सबको नोट करिए, प्रभात जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के घोषित एवं अघोषित दोनों प्रवक्ताओं के साथ मैं इकट्ठे जवाब देना चाहता हूं। हाँ। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जी। अभी कह रहे थे करप्शन की बात। 40% करप्शन का मामला कर्नाटक के अंदर उठा था। किस पे उठा था पता है ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कहते हैं कैश मिला था, येदियुरप्पा जी के बेटे के यहां से कैश मिला था, बोला इन्होंने एक बार भी। और इसीलिए एडम गोंडवी जी की फिर एक पंक्ति याद आती है कि जो डलहौजी ना कर पाया ये वो काम कर देंगे, कमीशन मिला तो देश को नीलाम कर देंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसी बातें कि इन्होंने ठीक कहा, हमारे शर्मा जी ने ठीक कहा कि मोदी जी ने 19 में कहा था कि दरवाजे तक ले आए हैं भ्रष्टाचारियों को। वो दरवाजा दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का दरवाजा था। सबको अंदर कर लिया भारतीय जनता पार्टी के। अरे अभी की बात कर लो आप, एक और नाम छूट रहा था, जनार्दन रेड्डी का नाम। क्या आरोप लगे थे जनार्दन रेड्डी पे? और मैं वो कोड एंड कोड कर रहा हूं, देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ। आज कौन सा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गृह मंत्री जी जवाब दीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे जवाब नहीं है। जवाब तो इनसे यह भी मांगा जाना चाहिए। मैंने बार बार पूछा, भाग गए ये। आपने प्रश्न नहीं पूछा अंजनी भाई, थोड़ा सा अफसोस से पूछिए एक बार जी। कि उस मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात कर रहे थे, जिस मंच पर इन्होंने अपने दाहिने बाएं अजीत चौधरी जी के सुपुत्र भुवन जी आ रहे हैं आपके पास, भुवन जी आ रहे हैं आपके पास। प्रभात जी ने बड़ा सवाल उठाया है, प्रभात जी ने बड़ा सवाल उठाया। विजय जी आपको जवाब देना पड़ेगा। विजय जी जवाब दीजिए। जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, आज मेरठ की धरा पे जहां पे थे आप, वहां पे देखिए संजय निषाद थे, वहां पे ओपी राजभर थे, वहां अनुप्रिया पटेल थी, वहां जयंत चौधरी थे। ये लोग भी तो परिवारवाद का हिस्सा थे। तो फिर आप कैसे परिवारवाद पे सिर्फ हमला कर सकते हैं? आपका परिवारवाद है, उनका परिवारवाद है। देखो, इनकी मैं सारी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहले इन्होंने बात की कि भ्रष्टाचार पे हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो। हाँ। भाई, भ्रष्टाचार में कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है। हाँ। चाहे जो मर्जी करे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी हो। अब आप मुझे बताइए, मुलायम जी के खिलाफ जो जांच हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? आज जो उनके बेटे बैठे थे, हमने नहीं कहा, मुझे बताइए। अच्छा, लालू यादव जी को हुई और सजा किस में हुई, आप मुझे बताइए। अरे अभी बीजेपी राज में तो नहीं हुई ना। इनको चुप कराइए प्लीज पहले। ठीक है, प्रभात भाई नोट करिए, प्रभात भाई नोट करिए, प्रभात भाई सारे पॉइंट नोट करिए आप, प्रभात भाई सारे पॉइंट नोट करिए आप। जी विजय जी बोलिए। उसके बाद में शिबू सोरेन जी किस केस में जेल में गए थे, कब जेल में गए थे, आप मुझे बताइए। तो ये भ्रष्टाचार के केस, लेकिन देखिए विजय जी एक वाजिब सवाल है, विजय जी एक वाजिब सवाल है। विजय जी अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, या फिर अभी अशोक चौहान, इन तमाम लोगों के ऊपर, एक मिनट, उन लोगों के तमाम ऊपर आपने आरोप लगाए थे, वो सारे बीजेपी में आ गए। अब उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यानी आपके पास वॉशिंग मशीन कोई है क्या, जैसे आरोप लगा रहे हैं लोग? मैं बताता हूँ। जब विपक्ष में थे अजीत पवार जी यही निर्दोष बताते थे। अब इनसे पूछिए, तब तो आप दोषी बताते थे ना। तो वो दोषी हो गए। हम तो अब भी कह रहे हैं। पहली बात का क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात का मैं बता रहा हूँ, मैंने कोट किया है कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है किसी के खिलाफ कोई जांच बंद नहीं की गई। अगर इनके यहाँ कोई आरोप लगता है, दोषी होता है। अरे गृह मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है आपके। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं, जो ये बार बार कहते हैं परिवारवाद, आप मोदी जी का भाषण सुनिए संसद में, उन्होंने परिवारवाद की बात बताई। आपको परिवारवाद क्या है? परिवारवाद वो है जो परिवार बचाने के लिए पार्टी लग जाए, जो परिवार के लिए पार्टी काम करे, वो परिवारवाद है। और ये अपने केजरीवाल जी जो ये कहते हैं ना, मैडम अभी बोल रही थी केजरीवाल जी के लिए तो आपने देखा होगा ऑडियो, कहते हैं जम्मू कश्मीर में उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे मुख्यमंत्री थे, उनके फिर भी नीचे उमर अब्दुल्ला जी, पूरे देश के नेता इन्होंने गिना दिए थे। और आज सजा याफ्ता आदमी के साथ ये अपने हाथ उठा के ऊपर ये दिखाते हैं कि देश में ये भ्रष्टाचार से सरकार चलेगी। हाँ। तो मैं कहता हूं, इनके चेहरा दिखाने के लिए कुछ नहीं। आज का आपने इंडी गठबंधन का देखा होगा, किसी ने कोई विजन बताया? आपने देखा होगा आज अंजनी भाई जवाब नहीं दिया। जितना भी चुनाव आयोग का जितना भी कार्रवाई हो, प्रभात भाई देखिए सियासत है, हर कोई गोल गोल जवाब देता है। स्टार्ट कर दिए है। ये सियासत है। कोई बात नहीं बोली किसी ने भी, सबने बोला हमें ना भाग रहे। ठीक है, जोशी जी आइए मैदान में, जोशी जी आइए,
ठीक है, जोशी जी करना चाह रहे, जोशी जी आइए, जोशी जी आइए। येदियुरप्पा जी के बारे में क्या ख्याल है भारतीय जनता पार्टी? जोशी जी बोलिए। देखिए मैं कहना देखिए मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता थे ये कह रहे थे कि आप कोर्ट नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं इनसे, हम लोग कोर्ट गए, तभी आदरणीय मोदी जी का जो भ्रष्टाचार है, वो चंडीगढ़ में जो भ्रष्टाचार ऑन कैमरा करा था, उसको खोलने का काम इसी महागठबंधन के लोगों ने करा। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोग क्या कह के आए थे? आपने जो वादे कहे थे, वादे आपके जुमले हो गए और जुमले आज आपकी नई गारंटी हो गए। क्या बातें हुई थी आपकी? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, कन्नौज का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, कह रहा है वो सरकार निकम्मी है जो मुझे नौकरी नहीं दे पाई, और वो हमारा और आपका जितने पहले साथी बैठे उनका बालक था, वो पुलिस परीक्षा वो पुलिस परीक्षा 20 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, वो 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए। वो पुलिस परीक्षा में हमारी बेटी ने आइए विजय जी जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 1.9 करोड़ आपने रोजगार दिया, जबकि वादा था 20 करोड़ का। अरे 10% भी नहीं हो पाया। ये देखिए विजय जी अभुवन जी को लाइए। अरे उसमें पकौड़ा मैं ये कहता हूँ ये मुद्रा लोन के तहत दिया गया है, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे बच्चों के भविष्य से खेल रही है सरकार, ये योगी सरकार हमारे बच्चों के योजनाओं के वो शामिल नहीं है। देश इस बात तो मैं वो बता रहा हूँ, प्रदेश इस बात को समझ रहा है। विदाउट गारंटी के 26 लाख दिए गए हैं, उनका मैं गिना रहा हूँ। आप ये देखिए ओआरपी में हमारे फौजी भाइयों को किसने दिया 70,000 करोड़। ओआरपी को 1 रैंक 1 पेंशन। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप कंठ डूबा हुआ भ्रष्टाचार में, आपके माता जी के ऊपर आरोप बेल के ऊपर है, आपके युवराज जी बेल के ऊपर है, आपने देश को लूट लिया। इटली तक आपने देखा होगा कैसे क्वात्रो चोली का 2 घंटे के लिए वो डिफ्रीज कराया था अकाउंट, और उसमें से कितने करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले थे दुबई से। आप इतिहास भूल गए क्या? आपके एमपी के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। बताइए आप मुझे उड़ीसा में, उसका जवाब दीजिए क्या होता है। आपके यहाँ तो ऑफिशियली भ्रष्टाचार है। अगस्ता वेस्टलैंड में देखिए आप क्या हुआ है। आपके घर तक दरवाजे तक जाते हैं, आपने फौजियों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी लूट लिया। अच्छा विजय जी मैंने एक सवाल किया था अभी, विजय जी अभिनंदिता माथुर से मैंने एक सवाल किया था कि आपको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती है। एक मिनट प्रभात भाई, तो उन्होंने कहा कि पीएमएलए जो कोर्ट है, जो उन्होंने एक्ट बनाया था, आपने बनाया था अपनी सहूलियत के लिए, और उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, और इसलिए केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है। और आप बार बार कहते हैं कि उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। आज मोदी जी ने भी कहा कि जो लोग जेल में हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। ठीक है, आ रहे प्रभात भाई, पहले जवाब दीजिए अभिनंदन जी का। बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया है। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, इसी ईडी ने अपने संजय राउत जी को भी अरेस्ट किया था, उनको बेल कैसे दे दी बताइए मुझे। कोर्ट ने इसी एक्ट के अंदर दे दी ना। जब कोर्ट देखता है प्रेमा फसाई के ऊपर तो वो बेल दे सकता है, अगर वो देखता है कि सबूत नहीं है दे सकता है। आप मुझे बताइए, कोई पीएमएलए का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर आरोप या साक्ष्य नहीं है तो भी आपको जेल में रखेंगे। कैसे झूठ फैलाने का ये बातें कर रहे हैं। अभिनंदन जी आपको जवाब मिला जी। कोई सबूत है तो बेल नहीं मिलेगी, वो तो जग जाहिर है। कैसी झूठी बातें ये चैनल। अभिनंदन जी का सवाल था, जवाब दिया। अभिनंदन जी काउंटर करिए, ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे बताइए संजय राउत जी को जब बेल मिली नहीं मिली, बताइए आप मुझे। आप एक मिनट, संजय राउत जी आपके ही है ना, अबे इंडी गठबंधन के ही है ना, उनको बेल मिली या नहीं मिली आप मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए सबसे पहले। आप संजय राउत जी का बताइए ना, उनको बेल मिली या नहीं मिली, आप मुझे बताइए जरा। आप सुन लीजिए, अभिनंदन जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि संजय राउत का उदाहरण आपके पास है, उनको जमानत मिली, तो बाकी आपके नेताओं के क्यों नहीं मिल रही है। आप फैक्ट्स पे बताइए ना, फैक्ट्स पे बोलिए आप। आप सुन लीजिए, अभिनंदन जी आइए, प्रेम में आइए, बोलिए। पूरा घूम घाम के एक उदाहरण कहीं से उठा के लाए हैं। हाँ। सत्य ये है कि आज वो भी तो उदाहरण सही है ना, वो भी आपके इंडिया अलायंस के ही है। अरे बात सुन लीजिए, नहीं, एक सच ये है, एक सच ये आ रहे हैं प्रभात भाई, आ रहे हैं, आप नोट आ रहे हैं आपके पास। पहली बात तो लीगली जो इन्होंने जो एग्जाम्पल उठाया है वही प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये जो पीएमएलए के केसेस हैं इसमें एक के बाद एक बेल्स रिजेक्ट हो रही है, दैट शुड नॉट बी द नॉर्म। बेल शुड बी द नॉर्म और नॉट वो। अब ईडी को देखिए, रेड्डी की बेल को अपोज नहीं करता ईडी, ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जवाब दीजिए। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोर्ट ने परमिशन दी है उनको अप्रूवल बनाने के लिए, जो अप्रूवल बनता है उसको बेल मिल जाती है। आप जानबूझ के झूठी बातें कर रहे हैं, वहां चैनल के ऊपर झूठी बातें नहीं करते।
आप बताइए, सच्ची बात बोलिए चैनल के ऊपर। अपने दर्शकों को क्यों भ्रमित करने का काम करते हो आप? अगर कोई अप्रूवर बनता है, कोर्ट बनाता है, तो उसको बेल मिलती है। ये जो करोड़ों आपने देखा नहीं? बोल कर रहे हैं वो कहाँ शीना बोरा केस में नहीं देखा आपने? शीना बोरा का केस उठा के देखिए, उसमें एक को एक्यूज को बनाया था, अप्रूवर बनाया था, उसमें बेल दे दी थी कोर्ट ने। तो ऐसी झूठी बात मत कीजिए, क्योंकि ईडी अप्रूवर भी नहीं बनाती है, बेल भी नहीं देती है, ये कोर्ट ने देखना होता है। कोर्ट ने उनको बेल दी है। और विजय जी, आप लोग जितना आर्ग्यू करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस देश की जनता के सामने। सच ये है कि लोगों का आपने ऐसा बुरा हाल किया हुआ है और बेशर्मी अब इतनी हो गई है कि खुल खुल के बेशर्मी तो मैं बताता हूँ। अभिनंदिता जी वो तर्कों की बात रख रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, आप उस तर्कों का तर्क संगत जवाब दीजिए, तर्क संगत जवाब दीजिए। सुनिए। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, फिर प्रभात जी और फिर संदीप पास आते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतने जिम्मेवार सीट पे बैठा हुआ आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता है। आ रहे प्रभात भी आ रहे हैं। एक बार मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ 1.5-2 करोड़ लोगों को बसाया जाएगा बांग्लादेश से। मुझे नहीं पता झूठ है सच है। एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसको शर्म आनी चाहिए कि जब आपके पास किसी चीज का। प्रभात भाई आइए जल्दी डिबेट में। प्रभात भाई बोलिए, इसको मैं संदीप जी के पास चलूंगा। प्रभात भाई बोलिए, साइकिल के बारे में प्रभात भाई बोलिए। वो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दे दिए, जिसमें जमानत मिलती है, और आपके भी नेता जमानत पे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल रही है? मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अघोषित प्रवक्ता आकर के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इनको पहले पूछिए आप कि ये मोदी मंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि चंदा दो धंधा देंगे और नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा देंगे। ये शरद चंद्र रेड्डी को भी बेल मिला है। एग्जाम्पल सेट करें हम कि पैसा लिया बेल दिया, करें एग्जाम्पल सेट। अब तो करिए, उन्होंने तर्क दिया, आप दीजिए जवाब, आपका जवाब देंगे वो। जो व्यक्ति उन्होंने 4 उदाहरण दिए, आप भी दीजिए उदाहरण। करप्ट हो, जिस व्यक्ति पर आपके सरकार ने, हमारी संस्थानों ने आरोप लगाया हो, उस व्यक्ति से चंदा लेते शर्म नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को? बात करते हैं ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी। विजय जी फ्रेम में लाइए। सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी, इनको ये चीज समझना पड़ेगा। देश समझ रहा है और देश समझ रहा है, जवाब इनको मिलेगा, प्रॉपर जवाब मिलेगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दी, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उसमें एक नियम था कि आप जाके क्या होगा, SBI में जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, वहां से आप कूपन लेंगे, वो आप पार्टी को देंगे। तो हमें क्या? संदीप जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लोगों ने दिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप विपक्ष के ऊपर लग रहे हैं, विपक्ष कर रहा है भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मोदी जी कह रहे भाई इनको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है, अभी अभिनंदन जी कह रहे हैं भाई पीएमएलए एक ऐसा बना दिया, उन्होंने माहौल एक ऐसा नियम बना दिया कि उसमें जमानत मिल ही नहीं सकती। क्या सच्चाई है? देखिए अंजलि जी, मैं आपको बताऊं, जो अभी बहन जी कह रही है कि जमानत नहीं मिल सकती, मुझे वो दिन याद है रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखिए इन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि यही लोग भ्रष्टाचार करने वाले हैं, यही अपने पदों पर बैठे हैं, यही अपनी पैरवी करने वाले हैं। उन्होंने रामलीला मैदान से ये बात कही थी कि जिस दिन किसी पर आरोप लगे वो जेल में होना चाहिए, उसका उस पद से इस्तीफा होना चाहिए, तब निष्पक्ष चीजें लोगों के सामने आ सकती है, तब दोषी को सजा दिलाई जा सकती है। लेकिन आज उन्हीं के हिसाब का अगर कानून है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अंजनी जी आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहे, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहे, सबसे पावरफुल है जनता। जनता ने, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, उत्तर प्रदेश में पहले बसपा को मौका दिया 5 साल तक, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। समाजवादी पार्टी को मौका दिया 5 साल तक, उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उसके बाद बीजेपी को मौका दिया 5 साल का, फिर 5 साल का मौका दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती थी? उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि यहाँ पे अपहरण नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि यहाँ पे गौरव और सचिन की दिन दहाड़े खेतों में काटकर हत्या नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी जैसे सैफई महोत्सव मनाया जाता है, सैफई को बिजली दी जाती है, ऐसे पूरे प्रदेश को बिजली दी जाए। जिस तरीके से मुलायम सिंह के एरिया में सड़कों का जाल बिछाया जाता था, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाए। बहन बेटियां कहीं भी जाए, कहीं भी पढ़े, कहीं भी नौकरी करे, इस तरीके का माहौल को वोट मिलती है। जोशी जी आइए, जोशी जी आइए, यूपी की बात कर रहे हैं, जोशी जी आइए, यूपी की बात कर रहे हैं। और इस बार तो एनडीए वाले कह रहे भाई 80 का 80 लेना है, 80 का 80 लेने का दावा भी कर रहे हैं।
अंजनी जी जी मैं कह रहा हूँ जो 80 की बात जो कहते हैं वही तो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब सर मेरे को टाइम दीजिए सर प्लीज। जी संदीप भाई सुन लीजिए। सर गलत है अंजनी जी मेरा टाइम है अभी। जी बोलिए बोलिए। आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के प्रधानमंत्री का विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे थे। अभी जो हमारे साथी बता रहे थे सर विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए, करेक्ट हो गया था सर विजय जी सुन लीजिए, एक बार जोशी जी को सुन लीजिए। जोशी जी बोलिए। अरे सर क्या तरीका है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी मेरे साथी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मां बेटियों का, मैं आपको बताना चाहता हूं बीएचयू में जो बेटी का रेप हुआ वो करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और मैं कहना चाहता हूं यही योगी सरकार है जिसमें हाथरस की दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, यही योगी सरकार है जिसमें कानपुर में मां बेटी को जला दिया गया। क्या मैं पहलवान बेटियों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ क्या किया, ये बेनकाब हो चुके हैं। जितने इनके वादे थे वो जुमले हो गए और जुमले अब गारंटी बन के आ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया। ठीक है विजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद मेरा आखिरी सवाल होगा। विजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद मेरा आखिरी सवाल होगा सारी पार्टियों से। विजय जी जल्दी जवाब दीजिए, कई गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद फिर मेरा एक आखिरी सवाल। विजय जी देखिए इनसे पूछिए, बताइए इनके पास सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा, जवाब दीजिए उनका। नहीं जवाब क्या, हम कहते हैं हमारा कोई कार्यकर्ता कोई संलिप्त नहीं था बीएचयू में। मणिपुर की जो घटनाएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी देन कौन है, कांग्रेस है। वहां क्या पहली बार यह हुआ है, वहां दशकों से यह हो रहा है। हम तो उस समस्या को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर वहां जाके 3 दिन वहां जाके रुके हैं और यही दशक से वहां पे मणिपुर में घटनाएं चल रही है और वहां पे हम मोदी जी के आप बताइए मुझे हम कर रहे हैं, देश को झूठ को बोल रहे हैं, क्या झूठ बोलते हैं चैनल के ऊपर बेकार की झूठे बातें ना करें। आप मुझे बताइए पहली बार मुझे बताइए, आप संभालिए, आपको आप प्रभात जी चूंकि हम आखिरी राउंड में आ गए हैं, एक मेरा आखिरी सवाल आज का, आज ठीक है प्रभात जी, आज आप सभी प्रवक्ताओं से मेरा आज का आखिरी सवाल है। आज राहुल गांधी जब रामलीला मैदान में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी लक्ष्य लेके चले 400 पार का, ये मैच फिक्स हो गया है, ये मैच फिक्स हो गया है और हमारे 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अंपायर भी अपनी पसंद का है। क्या राहुल गांधी पहले से हाथ स्वीकार कर लिए हैं कि कह रहे हैं मैच फिक्स हो गया है? प्रभात जी इसके बाद सारे लोग जवाब दीजिएगा। प्रभात जी। अंजनी भाई, हाँ, ये राहुल जी ने ये नहीं कहा, राहुल जी ने ये नहीं कहा कि मैच फिक्स हो गया। राहुल जी ने ये कहा कि मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, ये प्रयास है, दुस्साहस है, लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की, संविधान से खिलवाड़ करने की, देश के लाख करोड़ों मतदाताओं के हक से खिलवाड़ करने की, ये बात रखी है राहुल जी ने। अरे मुझे पता था अंजनी भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग चीजों को घुमा के आपके सामने रखेंगे, लेकिन अंतिम एक बात, इनसे पूछिए शरद चंद्र रेड्डी कौन, जनार्दन रेड्डी कौन, प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। और मणिपुर पर इन्होंने घृणित बयान दिया है फिर से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन देखिए प्रभात में चूंकि मैं आखिरी चरण में है, आखिरी चरण में है, आप भी संदेश खाली पे चुप हो जाते हैं, माफी मांगेंगे, संदेश खाली पे आप भी चुप हो जाते हैं। प्रभात जी आप भी, तमाम जोशी जी संदेश खाली पे आप लोग भी चुप हो जा रहे थे, संदेश खाली पे आप लोग भी चुप हो जा रहे हैं। ठीक है अभिनंता जी, राहुल गांधी आज कह रहे थे कि मैच फिक्स कर रहे हैं जो औरतों को। ठीक है, आ रहे हैं विजय जी एक एक करके। विजय जी मेरे पास सवाल, अब समय नहीं है। अभिनंता जी क्या आपको भी लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्स हो रहा है, चूंकि वो तब लक्ष्य बड़ा लेके चल रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि मैच फिक्स हो रहा है? आप पहले से हथियार डाल रहे हैं। बीजेपी खुद ही इस बात का बहुत हू हल्ला मचाती है कि भाई हम यहाँ जीत रहे हैं, हम वहां जीत रहे हैं, हम 400 पार हो रहे हैं, हम इतनी बार जीत रहे हैं, हमने यहाँ सरकार बना ली। हाँ। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, हाँ। सवाल ये है कि वो किस कॉस्ट पे जीत रही है। ऑफ कोर्स ये मैच फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर चंडीगढ़ में जो इन्होंने दिन दहाड़े डकैती की है, तो भाई देखिए मैडम, तब तो आप भी कह रही हैं हम दिल्ली में 7 की 7 सीट लेंगी, तो भी मैच फिक्स हो गया। ये तो हर पार्टियां जोड़ देती हैं कि भाई हमारी हम 7 को 7 जीतेंगे, हम 80 जीतेंगे। फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है, जनता सब देख रही है, सबको पता है कि किसमें फर्क है किसमें फर्क नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी आपका, अभिनंता जी आपका, जोशी जी आपका, संदीप जी आपका, विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए आज 2 महारैलियां हुई हैं और दोनों तरफ से शंखनाद कर दिया गया है। अब जनता चुनेगी कि किसके वादों में और किसके दावों में दम है। चलिए अब